हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। घटना चक्र बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने बायोलॉजी का और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। और उसके सीरीज में ये आज हम लोग भौतिकी विज्ञान से जो भी प्रश्न बीपीएससी में पिछले 20 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, तो उसका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। आशा है कि पिछला लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपनी सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ्स के फॉर्म में इसको पढ़ाने का और बताने का एक ही ख़ास मकसद ये है कि हम वर्चुअल चीज़ों को, जैसे कि ये मतलब ये यहाँ पे जो मैं बहुत कम टाइम में आपको पूरे भौतिकी विज्ञान का या फिर किसी और सब्जेक्ट्स का मैं करवा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ याद रह जाता है। क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है, बुक मिल जाए तो बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से पढ़ना और किसी के थ्रू कोई चीज़ अगर बताया जाता है, दोनों में फ़र्क रहता है। किसी के थ्रू अगर कोई चीज़ को बताया जाता है तो हमेशा के लिए याद रह जाता है। इसलिए मैं इस चीज़ को आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को आप लोग देखिए और 1 से 2 बार देखिएगा, ज़्यादा देर का तो होता नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप इसको शेयर कीजिए। फेसबुक ग्रुप हुआ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या फिर टेलीग्राम या कहीं भी जो आप लोगों का स्टडी ग्रुप है अपने सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगता है थोड़ा वीडियो बनाने में। और चलिए ठीक है, तो फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। भौतिकी विज्ञान का ये जो क्वेश्चन का जो मैं सीरीज जो करवाने जा रहा हूँ, तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ में जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग समझते हैं तो उससे रिलेटेड सारे प्रश्न जो भी एग्जाम में बनते हैं या फिर बनने वाले होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और सीडीपीओ का भी इधर पेपर है, दरोगा का पेपर है, तो उसमें भी ये बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर भौतिकी विज्ञान में लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन में नहीं होता है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है जिसको ड्यूटोरियम बोलते हैं, जो D2O होता है, में 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो टाइट्रियम होता है, ट्राइटियम होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये ड्यूटोरियम जो होता है D2O, इसको भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा। तो रासायनिक फार्मूला भारी जल का D2O होता है, यानी कि ड्यूटोरियम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एंगस्ट्रॉम जो होती है वो किसकी इकाई होती है। तो एंगस्ट्रॉम जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की होती है, ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, इकाई होती है। कैसे, तो तरंग दैर्ध्य का जो मापन जो किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, यानी कि 1/10, और उसके बाद से कितना 10 जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आवृत्ति को, इसका आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज को आवृत्ति में मापा जाता है, ठीक है। आवृत्ति का जो SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके होते हैं। ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वॉट होती है।
ठीक है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वोट होती है। विद्युत शक्ति यानी कि जो P इज इक्वल टू होता है कार्य बटा समय, और विद्युत शक्ति कैसा ही मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है कितनी? तो ये 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होती है। और जो तरंग दैर्ध्य की जो जिसको मापा जाता है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पे इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, यानी एंगस्ट्रम ए में यह मान 3200 से 8600 ए होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में जो इसकी सीमा है 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्नों के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर ही निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी और जो आयोग सही करवाया है उसी को हम लोग मानेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो दिखता है वो 400 से 700 के एनएम के बीच में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता जो होती है किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षित जो है आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रवों, हाइड्रो जिसमें हाइड्रो आ गया, हाइड्रो HYDRO, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोमीटर आ गया वो तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दाब की इकाई क्या है। इसमें से दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होती है वो न्यूटन वर्ग मीटर होता है। न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर। ठीक है, ये नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कैसे? तो किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले किसी तल के किसी सतह पे इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को इसमें से चूज करना है। सही कथन, तो पहला कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। जैसे किसी क्या होता है कि एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब भी एक ये प्रिज्म हो गया, तो प्रिज्म से जब भी कोई हम लोग लाइट को एक वाइट लाइट को जब हम लोग गुजारते हैं, स्प्लिट कराते हैं, तो इसमें 7 कलर में ये चेंज हो जाता है। तो पहला क्या होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये प्रिज्म हो गया, ये लाइट हो गया, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है, ऐसे इस फार्मूला से याद रखते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और ये यहाँ पे ऑरेंज, और ये रेड। तो सबसे ज़्यादा जो होता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी से इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, और आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है। अगर पूछते हैं कि किस रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो आवृत्ति होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक तथा आवृत्ति जो होती है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये एक परमाणु का केंद्र का, एक जो परमाणु होता है उसके केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस जो होता है वो परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक है, उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है
तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज रहता है, और जो मतलब वो मूलभूत कण है, तथा न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जिस कारण से जो नाभिक जो होता है वो नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसकी खोज जो है क्रमशः मतलब प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक जो ठोस होता है वो सीधे, तो इसका जो आंसर होगा एक ठोस जो होता है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कपूर जो होता है, कपूर ठोस होता है लेकिन वो क्या होता है कि वो गैस में मतलब उड़ जाता है, कोई अवशेष छोड़े हुए बिना उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर क्लियर हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, चूँकि मैं विदाउट माइक यूज किए हुए ही इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर रहती है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस्मिक किरणें क्या है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं आवेशित कण है। कैसे? तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जो 2G स्पेक्ट्रम है में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो ग्लोबल गवर्नमेंट जनरेशन गूगल, तो इसका आंसर होगा जनरेशन 2G। ठीक है। 2G जैसे हम लोग 2G 3G या 4G 5G, अब तो 5G भी मतलब 7G तक लॉन्च हो चुका है। ठीक है। तो ये जी जो होता है, जी का मतलब होता है जनरेशन होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। ठीक है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रडार का जो आविष्कारक था रॉबर्ट वॉटसन था। तो स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड का था ये। ठीक है। स्कॉटलैंड के निवासी को स्कॉटिश बोलते हैं। भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार, अब इसका रडार का कभी कभी फॉर्म ये भी पूछ लेता है कि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि रडार में डी का मतलब क्या है, या फिर रडार का निम्न में से रडार का मतलब जो उसका फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा। तो रेडियो, आर से रेडियो, और रेडियो आर से रेडियो, डी से डिटेक्शन। ठीक है। डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। व्यवस्था का विकास किया था, कौन किया था? तो स्कॉटिश भौतिकविद जो थे वो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने 1935 में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। ठीक है। हवाई हमला जैसे ही होता है या फिर हर एक देश की सीमा में हर एक देश को सुरक्षित रखने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट हो गया या फिर ड्रोन हो गया या फिर किसी तरह के कोई विदाउट परमिशन के अपने देश की सीमा में या फिर किसी और देश की सीमा में मतलब वो इन पर एंट्री करता है, तो वो क्या होता है रडार बता देता है कि मतलब ये कोई मतलब किसी का वो एयरक्राफ्ट या फिर ये एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे मतलब आपके सीमा में एंट्री कर रही है, तो वो सूचना देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसॉन कैसे? तो हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स, ब्रिटेन के खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी, ठीक है, ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को
वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सीवी रमन को भौतिकी नोबेल का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन 42nd बीपीएससी प्री 1997 टू 1998 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि डॉक्टर सीवी रमन थे। उन्होंने 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता यानी भारत के जो लोग नोबेल पुरस्कार पाए हैं उनका यहाँ पे वर्ष और व्यक्ति और विषय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया, पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ठीक है, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे उनको एस चंद्रशेखर जो थे उनको भौतिकी में 1983 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति की क्षेत्र में 1979 में दिया गया। मदर टेरेसा का जो ये भारतीय नहीं थी लेकिन इनको भी भारत में ही इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में ये 1979 में दिया गया। तो मतलब और इसके बाद से अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। 45th बीपीएससी प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किए थे राइट ब्रदर्स, यानी कि एक का नाम था अर्विले राइट और एक का नाम था बिरबल राइट। तो दोनों को हम लोग राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इसके पीछे एक कहानी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दोनों भाई क्या बैठ करके कुछ नाश्ता या फिर खाना खा रहे थे, तब तक इनकी मम्मी बैठी हुई थी और वो चूल्हे से आग मतलब वो कर रही थी, मुंह से फूंक रही थी। तब तक क्या हुआ कि जो धुएं के साथ में कुछ राख के जो पार्टिकल जो थे वो राख कुछ ऊपर तक उड़ते चले गए। तब तक इसमें से एक भाई चौंक गए और बोले कि अरे ये तो धुएं के साथ में तो अजीब हो रहा है, धुएं के साथ में किसी चीज़ को मतलब वो उड़ सकता है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि धुएं को किसी पैकेट में बंद किया और फिर उड़ाने का कोशिश किया, तो ये सफल रहा और फिर इन्होंने धीरे धीरे इसको हवाई जहाज के रूप में इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन होता है 1/1000 के बराबर होता है। तो इसको 1/1000 को हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोन होता है 10⁻³ mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 40 डिग्री जो सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, चूँकि F = होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, जहाँ C बराबर दिया है सेंटीग्रेड तापक्रम तथा F बराबर दिया है फ़ारेनहाइट तापक्रम। तो F बराबर 9/5 गुना 40, ठीक है, 40 और प्लस 32, तो ये 72, 9 ये सीधे हो जाएगा, 5 से 40 कटेगा तो 8 हो जाएगा और 8 9 72 प्लस 32 104। ठीक है, तो 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पे होता है? तो क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग होता है वो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। कैसे? तो किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोलक की कालावधि क्या होती है? कालावधि क्या होती है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होता है? लोलक क्या होता है? तो आप लोगों ने घड़ी देखे होंगे, तो घड़ी में एक पेंडुलम होता है नीचे जो हमेशा हिलते रहता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो उसको लोलक बोलते हैं। तो लोलक जो होता है उसकी टाइम पीरियड निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ये 47वें बीपीएससी प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, उसकी कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टी इक्वल टू होता है, यानी कि टी इक्वल टू टाइम होता है 2 पाई
अंडर रूट 1/g होता है। यहाँ पाई और जी जो है वो कांस्टेंट है। लोलक की कालावधि, लोलक की लंबाई जो एल होती है उसकी अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल गुणनफल है किसका। तो यहाँ पे बल की परिभाषा भी है। तो बल जो गुणनफल होता है वो किसका होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है बल होता है। 45 बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। जो संवेग में परिवर्तन हो जाता है उसकी दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद भी वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन दर जो होता है त्वरण होता है mv माइनस mu बटा t हो जाता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m, इसमें से कॉमन ले लेंगे v माइनस यू बाई टी। और जहाँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी ये इतना होता है a के बराबर होता है। ये त्वरण का फॉर्मूला है। त्वरण बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे m और ये v माइनस यू बाई टी के जगह पे a लिख सकते हैं। a बराबर यहाँ पे ये भी दिया हुआ v माइनस यू बाई टी। तो इसलिए बोलते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर m ए होता है। यानी बल बराबर क्या होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, अरे त्वरण ज्ञात करने का भी तो बताया मैंने, a बराबर v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा टाइम बाई समय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आयतन जो है वो सदिश नहीं है, बाकी ये सारे अदिश है। ठीक है, जैसे कि सदिश राशियां वो होती है, सदिश राशियां वो होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि को पहचानने के लिए एक किसी ने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है कि जिसमें व और ब आ जाए, व और, एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ, जिसमें व और ब आ जाए वो सारे सदिश राशि होंगे। ठीक है, जिसमें व और ब आ जाए, जैसे कि विस्थापन में वो आ रहा है, वेग में वो आ रहा है, यहाँ पे बल में ब आ रहा है, ये सदिश राशियाँ हैं। और जिसमें ये नहीं आया वो अदिश राशि हो गया। ठीक है, तो सदिश राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। लेकिन आप लोग ये व और ब वाला कॉन्सेप्ट तब एक जगह ये फेल हो जाता है, जैसे कि दाब और विद्युत धारा। ठीक है, दाब और विद्युत धारा, इसमें भी वो आ गया, इसमें भी वो आ गया, तो ये दोनों अपवाद में क्या होते हैं, ये अदिश राशियां होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ये भी एक तरह का ये फॉर्मूला, मतलब इसका डेफिनीशन ही है कि द्रव्यमान क्या होता है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं। कैसे, तो यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान हो m है तथा वस्तु का वेग जो है वो v है, तो उसका संवेग क्या होगा, तो mv होगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। संवेग और वेग का अनुपात कैसे होता है, mv भाई v इज इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, संवेग और वेग का जो अनुपात हम निकालेंगे, ठीक है, तो अनुपात में क्या करते हैं, बाई कर देते हैं, तो एम भी बाई भी कर देंगे, तो भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल एम बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर नहीं होगा, 100 मीटर ये भी नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, 1000 सेंटी बराबर कितना होगा बताइए कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो वो भी जब माइनस आ जाता है किसी चीज़ के पावर में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि 1 और जितना यहाँ पे संख्या रहेगा उतना 1 पे 0 हो जाएगा।
ठीक है। 1 पिकोग्राम 10 का पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे सिचुएशनल क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, ये पूछ देता है, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस है। थोड़ा सा इसको और जूम इन करते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या है? आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा? आपका जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे कि आप मतलब नीचे लिफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। कैसे? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। और वहीं ऊपर जाएगा तो वो एक्चुअल में बल काम करेगा। ठीक है, वेट के साथ में उसका जो ग्रेविटेशन जो है वो बढ़ जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्द है। मैकेनिकल का मतलब ही होता है यांत्रिक ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये टरबाइन और डायनेमो होता क्या है? टरबाइन जो होता है, अब जो हम लोगों के यहाँ जो बिजली आती है, तो बिजली का 2-3 सोर्स है, लेकिन इसमें से एक सोर्स है आपको थर्मल पावर के द्वारा आती है, जहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, फिर हीट किया जाता है पानी को, और फिर वो भाप से जो टरबाइन चलती है उससे। और एक जो क्या किया जाता है, नदियों में बड़े बड़े बांध बना करके वहाँ पे टरबाइन लगा दिया, तो पानी का एक स्रोत होता है, उस पानी का स्रोत जो टरबाइन के जो पंखी ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके पंखी लगे रहता है, तो इस पंखी पे क्या होता है कि ये जल गिरता है, तो गिरता है तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है वो घूमने लगता है और उसमें रहता है, और जो घूमने लगता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फिर करंट बनता है, और उसी करंट को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में उसी को कन्वर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मशीन के द्वारा संचालित हुआ ये, ठीक है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा फिर किस में कन्वर्ट हो जा रही है? करंट में कन्वर्ट हो जा रही है। करंट मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये जो है टरबाइन और डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले, 100 वाट के बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो 1 इकाई होगी। कैसे? तो यहाँ पे इसका वो न्यूमेरिकल दे दिया गया है, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो एक इकाई बिजली खर्च होगी। कैसे? यूनिट 100 गुना 10, ठीक है, 100 वाट है तो 100 गुना 10 घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है, आप लोग टॉर्च का बैटरी देखे होइएगा, रिमोट का बैटरी, तो वो क्या होता है? ड्राई सेल होता है, उसको ड्राई सेल बोलते हैं, यानी कि शुष्क सेल। इसका अंग्रेजी ड्राई होता है, ड्राई सेल होता है, ठीक है, ड्राई सेल। तो इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। आप लोग जब किसी बैटरी को, जैसे कि एवरेडी का बैटरी आता है या फिर नीपो का बैटरी आता है, तो जब वो जब डिस्चार्ज हो जाए पूरी तरीके से, तो आप लोग उसको एक बार हालांकि खोलिएगा नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो लगभग आप लोग को ये पता होगा कि उसमें ना ऊपर जो होता है वो एक नौसादर का लेई होता है, एक अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक होता है, एक छड़ होता है, ठीक है, और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये शुष्क सेल का बनता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो कैथोड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमो क्या है? डायनेमो जो होता है वो, अभी तो डायनेमो और टरबाइन वही है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 46 बीपीएससी प्री 2004 में पूछा हुआ है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मीचर जो होता है, आर्मीचर विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। कैसे?
तो आर्मेचर उसमें होता है इस तरह तरीके से होता है, मैं बता रहा हूँ। ये डायनेमो एक हो गया, तो डायनेमो में कुछ ऐसे पट्टियाँ बनी रहती हैं, ऐसे पट्टी, ठीक है, ऐसे पट्टी बनी रहती है। और इस पट्टी में क्या होता है, कॉइल को लपेटा जाता है, कॉइल जो होता है उसको लपेटा जाता है। और ये क्या होता है कि जब ये घूमता है, और इसके बगल में क्या होता है, ये बगल में जब ये घूमता है तो फिर ये चुंबकीय प्रेरक जो होता है, इसके बगल में एक चुंबक टाइप का होता है, ठीक है, अगल बगल में तीन तरह से चुंबक होता है। और जब ये घूमना चालू करता है तो ये क्या करता है, चुंबकीय बल क्षेत्र में चारों तरफ से जो चुंबक लग रहा था, इसी में जब इसको घुमाया जाता है, यहाँ पे पंखी लगे होते हैं डायनेमो में, ठीक है, तो इस पंखी को या फिर यहाँ पे ऐसे एक कुंडली टाइप का दिया रहता है, जिसको पुली भी बोलते हैं, इस टाइप का दिया रहता है। तो या तो इसको किसी मशीन के द्वारा नचाया जाता है, और नहीं तो ये फिर डायनेमो अगर लगा दिया जाए कहीं पे, कहीं पे जल का स्रोत हो जिससे ये घूमने लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब से ही ये घूमता है तो इसके साथ साथ ये भी घूमेगा, ये वाला भी पोर्शन घूमेगा, और ये जब पोर्शन घूमेगा तो फिर यहाँ पे लगा हुआ ये है चुंबक। तो ये चुंबक चारों तरफ से लगा हुआ है, तो जैसे घूमेगा तो ये चुंबकीय बल क्षेत्र में जैसे घूमेगा, उसमें विद्युतीय चुंबकीय जो प्रेरक जो होता है वो, उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, आप लोग ने 12th में पढ़ा होगा, अगर साइंस से पढ़े हैं तो, एक होता है ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। और इसी से क्या होता है कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है बाद में ये करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत मोटर में क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सेम वैसे ही थोड़ा सा ये उल्टा काम करता है, इसको अगर किसी मोटर को, जैसे कि हम हमारे घर का जो फैन होता है, या फिर आप पानी निकालने वाला जो मोटर होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें हम बिजली देते हैं, तो बिजली जैसे देंगे तो क्या करता है, वो लगता है काम करने, जैसे विद्युत मोटर से आटा चक्की की मशीन भी चलती है। तो वो क्या करता है, उसका जो पुली जो होता है ना मोटर का, तो ये मोटर हो गया, तो इसको ये घुमाने लगता है, यहाँ से दो तार हो गए जो वायर हो गया, ठीक है, तो ये वायर इलेक्ट्रिसिटी से जब लगेगा तो ये घूमने लगता है, ये घूमेगा तो फिर यहाँ से आटा चक्की की मशीन को जो जोड़ दिया जाता है तो काम लगता है करने। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा जो है यानी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये मापी जाती है मीटर में मापी जाती है। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, वोल्ट मीटर नहीं होता, वोल्टा मीटर भी नहीं होता है, पोटेंशियोमीटर भी नहीं होता है, ये होता है मीटर होता है। मीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला जो होता है वो यंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो वही मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रकाश जो होता है किसी भी प्रिज्म से, एक प्रकाश जो होता है नॉर्मली प्रकाश, जब आपके घर में भी जो लाइट जल रहा है या फिर कहीं भी कोई भी लाइट जल रहा है, तो वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब प्रिज्म से, एक ठोस प्रिज्म ऐसे होता है, प्रिज्म ठोस होता है ये, तो जब इससे हम लोग लाइट को यहाँ पे गुजारते हैं, स्प्लिट कराते हैं, तो फिर ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इसका यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आपतित प्रकाश जो होती है, मतलब जो डाली गई प्रकाश होती है, वो प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये जो प्रिज्म हो गया, यहाँ से जब लाइट हम गुजारेंगे तो ये 7 रंग जो होता है ना, तो इसको एक यहाँ पे पट्टी, मतलब या दीवार लगा दीजिए या फिर एक पट्टी होता है जिस पे जा कर के ये दिखाई देता है, ठीक है। जो 7 रंगों में जैसे कि होता है बैगनी, जामुनी, इसका मैंने एक फार्मूला भी बताया, विवग्योर, VIVGYOR, ठीक है। तो ये इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर होता है बैगनी होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है जिसको नीला, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है तथा रेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 आयोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। कैसे, तो लेंस की जो क्षमता का जो SI मात्रक होता है, उसका वो जो मात्रक जिसमें मापते हैं हम लोग उसको डायोप्टर बोलते हैं।
जिसको डी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। यदि फोकस एफ जो होता है मीटर में व्यक्त करें तो 1D बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार उस लेंस की जो क्षमता को 1D कहते हैं, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभी सारी लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, प्लस, तथा अब सारी की माइनस होती है। जैसे फोकस दूरी 1 बाई क्या हो गया, 1 बाई लेंस की क्षमता, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो हमेशा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ये सूचित करते हैं, क्योंकि ये जो चुंबकीय ध्रुव जो होता है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर की ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। और यही कंपास में लगाते हैं। कंपास होता है जिसको दिशा सूचक यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा नॉर्थ और सॉरी ये ऐसा फिगर नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ होता है और फिर साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये हमेशा सूचित करते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, जो फिलामेंट होता है उसको गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, वो मतलब श्वेत प्रकाश पैदा हो जाएगा। कैसे, तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में जो जल रही है ट्यूब, निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होते हैं। आप लोगों ने मरकरी देखा होगा, घर में चलाते हैं ट्यूबलाइट जो, उसमें पारा भरा जाता है। ठीक है, तो ट्यूब के सिरों पर जो तंतुओं में विद्युत प्रवाह जब किया जाता है और दोनों तरफ से ऐसे एक मरकरी होता है। पहले टेंट हाउस में बहुत ज़्यादा ये सब चलता था, ठीक है, चलता भी है अभी भी। तो यहाँ पे दो दो पोल होता है, ठीक है। तो जब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वाष्प अदृश्य पाराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है। ये पाराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्त शील पदार्थ पर परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। और इसमें व्हाइट कलर का होता है, तो ये इस वजह से ये इसमें पारा भरा रहता है और उसी पे ये क्या होता है कि लेपित जो प्रतिदीप्त शील जो पदार्थ होता है उसको मिलकर के दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पे मिला था। आइंस्टीन महोदय बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, तो इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, ये 47th बीपीएससी प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किया संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित का जो अंग्रेजी होता है कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। कमरे को ठंडा किया सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है। तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु जो होती है उसी का ये क्या बनता है, सुरक्षा फ्यूज का जो तार होता है, वायर होता है, वो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना था। 46वें बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्यूज एक छोटा सा तार का क्या होता है, टुकड़ा होता है। यह रंगा शीशा यानी कि टीन और लेड का, इसको हम लोग टाँका भी बोलते हैं, टाँका भी बोलते हैं। जो सोल्डर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सोल्डिंग किया जाता है, ठीक है, तो टीन और लेड का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब लगता है या फिर ओवरलोडिंग जो होता है जिसको अतिभारण बोलते हैं, वोल्टता में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है, जिससे घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना जो होती है वो टल जाती है। घर में फ्यूज जरूरी है। अति चालक का लक्षण क्या है, अति चालक का लक्षण क्या है। तो इसका और ऑप्शन देखते हैं और आंसर भी देखेंगे। तो अति चालक का जो लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होता है। कैसे,
तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस 1853 से 1926 तक इनका ये टाइम पीरियड था, ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसमें विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठंडक के दिनों में लोहे की गुटकों और लकड़ी की गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि जो लकड़ी जो होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है, लोहा का उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, जो लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका जो होता है वो ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। गुटखा नहीं है, ये गुटका है। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम क्या कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा और गर्म कर सकते हैं। क्यों? तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के जो बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या होता है तरंग दैर्ध्य? जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस समय मतलब जो ग्लास लेंस जो यूज करते हैं वो किस तरह के लेंस से बने होते हैं? तो उत्तल लेंस से बने होते हैं। कैसे? तो पढ़ने के काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष जो युक्त व्यक्ति जो कोई दूर की जो वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। कैसे? हम दूर की वस्तुओं को देखिए उल्टा चलता है थोड़ा सा, यहाँ पे दूर का अगर आ गया तो इसका मतलब है कि नज़दीक की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और किताब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर नज़दीक से ही पढ़ते हैं, इसलिए उत्तल लेंस का यहाँ पे उपयोग होगा। ध्वनि का वायु में वेग कितना है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। माध्यम क्या है? तो माध्यम जो है वो शुष्क वायु, ताप 0, तो इसका ध्वनि का वेग 332 होगा। शुष्क वायु है और ताप जो है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 346 होगा। यानी कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका जैसे उसका माध्यम जो है वो ताप के साथ में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन है तो इसका ताप अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1284 मीटर पर सेकेंड। आशुद्ध जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो फिर ताप रहे तो 1498। समुद्री जल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1531। स्टील का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5960। और एल्यूमिनियम का देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6420। लोहे का देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5950। और कांच के देखें जिसको प्लिंट बोलते हैं तो 25 डिग्री पे ये होगा 3980। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें से देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या है?
सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के नेचर के अनुसार उसका ऑप्शन भी बदल जाएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश जो है वो नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंग जो होती है दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वही बताया ना, विबग्योर। ठीक है, नीचे आर और ऊपर भी, यानी कि वायलेट, यानी कि यहाँ पे लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश पर प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। VIB यानी कि बैगनी का होगा, इंडिगो का होगा और फिर ब्लू का होगा। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, ज़्यादा है, इसी वजह से ये नीला दिखाई देता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उसका आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। ठीक है, और वर्षा की जो बूंद है पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल का ही होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो ये चंद्रमा से आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से आती है। 47वें BPSC प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। किसी भी चीज़ का अगर 60 kg अगर पृथ्वी पे है तो वहाँ पे लेकर के जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होगा, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है या किसी भी पदार्थ को, तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सीधी सी बात है सूर्य से प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन का प्रोसेस जो है ये सूर्य में ऊर्जा का ये निर्माण करता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा ही भाग मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्वेश्चन आ ही गया, तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ना कि नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा नहीं होगा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा भी नहीं होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। ये कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे ज़्यादा दिन का वर्ष जो होता है वो प्लूटो पे होता है। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसकी कक्षीय परिक्रमण का लगभग 248 यानी कि 247.92 पृथ्वी वर्ष होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह में पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो कितना है? तो 8 मिनट, 8.5 मिनट, यानी कि 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती पर की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 31 सेकेंड, 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सही होगा, सी सही होगा। औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 150 इंटू 10⁻7 यानी कि 15,000 करोड़ किलोमीटर लगभग जो है वो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो आप लोग चाल दिया है और आप सेकेंड किलो चाल दिया है और दूरी दिया है, तो आप लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पे आप लोग प्रकाश की आप वेग निकाल सकते हैं कि कितना देर में पहुँचेगा, ठीक है, सॉरी वेग नहीं, टाइम निकाल सकते हैं कितना देर में पहुँचे। सौर मंडल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बृहस्पति का जो औसत व्यास है वो 1,39,822 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये पूछ देता है, कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बेसिक जो भाषा है सी भाषा ही होता है, फास्ट जो होता है भाषा नहीं होता है, और फोर्ट्रान भी भाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन जो होती है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। साधारणतया मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी कि इसका पतन यानी कि दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग में की जाती है? जर्मेनियम को प्रयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का जो शून्य चालकों में विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु जो होता है नाभिक के कौन कौन से अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये सौर ऊर्जा है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नहीं है, भू उष्मीय ऊर्जा नहीं है, परमाणु ऊर्जा भी नहीं है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे ये कार्य करता है परमाणु बम का सिद्धांत। और सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे करता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? हीलियम, ऑर्गन, नियॉन और रेडॉन। तो रेडॉन जो होती है वायु में नोबेल गैस से ये नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन तथा और ऑर्गन वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है। बिजली की खपत जो है बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वॉट पे होता है, आधारित होता है। कैसे? तो बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा या वॉट्स में मापा जाता है, अतः विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है सबसे भारी धातु, इसकी परमाणु संख्या 92 है
और परमाणु भार जो है वो 238.08 है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? इनसेट 2A जो छोड़ा गया था वो 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था। इनसेट 2A जो है 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो ये रहा हमारा फिजिक्स के बीपीएससी के जो भी 20 से 25 सालों में जो भी बीपीएससी के पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे फिजिक्स के क्वेश्चन रह गए, जिसको मैंने अभी करवा दिया। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये लेक्चर तो वीडियो को अभी तक देख लिया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग बताते जाइएगा, ताकि मैं मतलब और भी बेहतर करने की कोशिश करूं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। अगला वीडियो हम लोगों का रसायन विज्ञान का होगा, तब हम लोगों का साइंस सेगमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप लोग पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक नीचे है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे भी नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी किसी का। एंड कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग।